इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 11 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है बानी अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करके उस चौथे कॉफिन को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ओपन नहीं कर पाती है। वहीं तभी वहां पर क्लॉस का एक हाइब्रिड वैम्पायर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन उसे देख लेता है और वहीं मार देता है। बानी वापस आ जाती है और वहीं एलिना और बानी मिलकर कैरोलाइन के बर्थडे के लिए उसका स्कूल लॉकर सजा देते हैं। वहीं पर एलिना बानी को बताती है कि उसने जेरेमी को कंपेल करवा दिया है डेमन से इस टाउन से जाने के लिए, ताकि क्लॉस के होते हुए डेमन सेफ रह सके। वो उससे कहती है कि वो बानी को ये बात इसलिए बता रही है ताकि बानी एक बार उसे अच्छे से गुड बाय बोल सके। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन और डेमन ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर उस कॉफिन के अंदर ऐसा कौन है जिसे क्लॉस ने मैजिक से सील करवाया है। डेमन अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके उसको ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें भी फेल हो जाता है। क्लॉस के 6 सिबलिंग्स थे, जिसमें से 2 की डेथ पहले हो चुकी थी। रेबेका और क्लॉस एक साथ में थे, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर 3 सिबलिंग्स होने चाहिए थे कॉफिन्स में, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चौथे कॉफिन में आखिर कौन है। तभी स्टेफन डेमन को बताता है कि क्लॉस के हाइब्रिड्स उन सभी के ऊपर नजर रख रहे होंगे और उन्हें ढूंढकर उन्हें मारने की कोशिश जरूर करेंगे। वो बताता है कि एलिना, बानी, कैरोलाइन कोई भी शायद से अभी सेफ नहीं है। स्टेफन डेमन से कहता है कि उसके पास एक प्लान है। वो क्लॉस से कहेगा कि अगर उसने अपने हाइब्रिड्स को टाउन से नहीं हटाया तो वो उनकी फैमिली के कॉफिन्स को सी में फेंक देगा। डेमन कहता है कि उसे क्लॉस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है और वो अपनी फैमिली की केयर नहीं करता, लेकिन स्टेफन कहता है कि वो भले ही कुछ भी दिखाए, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करेगा। वहीं दूसरी तरफ जेरेमी को गुड बाय बोलने के लिए बानी जाती है और वो उससे नाराज होती है। जेरेमी कहता है कि शायद एना के इंसिडेंट की वजह से बानी उससे नाराज थी और इसी वजह से उसने बानी को अपने टाउन से जाने के बारे में नहीं बताया। बानी उससे कहती है कि वो नाराज भले ही थी, लेकिन वो उसकी केयर करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर टाइलर आता है कैरोलाइन से मिलने और वो उसे बर्थडे विश करता है। कैरोलाइन टाइलर से काफ़ी नाराज़ थी और कहती है कि तुम्हारी वजह से कल एलारिक और जेरेमी की जान जाते जाते बची, जिस पर टाइलर कहता है कि वो तुम्हें अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना चाहता है, लेकिन वो सायर बॉन्ड के पीछे ऐसा नहीं कर पा रहा। टाइलर उसे चार्म ब्रेसलेट देता है बर्थडे गिफ्ट में और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन क्लॉस के मेंशन में पहुंच जाता है और वहीं क्लॉस उसे देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा कंपल्शन हटाकर तुम्हें गिफ्ट दिया और बदले में तुमने मुझे क्या दिया, तुमने मेरी फैमिली को मुझसे छीन लिया। स्टेफन क्लॉस से कहता है कि अगर उसने अपने हाइब्रिड्स को टाउन से नहीं हटाया तो वो उसके फैमिली के कॉफिन्स को समुद्र में फेंक देगा। क्लॉस उसकी बातों को बिल्कुल हल्के में लेता है, जिससे गुस्से में आकर स्टेफन उसके सामने ही उसके एक हाइब्रिड को मार देता है और कहता है कि क्लॉस ने अगर अपने हाइब्रिड्स को खुद नहीं हटाया तो वो उन्हें खुद ब खुद हटाएगा आकर के। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कैरोलाइन के बर्थडे के लिए एलिना, बानी और मैट जाते हैं उसके घर, लेकिन कैरोलाइन अपने बर्थडे को लेकर एक्साइटेड नहीं होती और कहती है कि अब वो एक वैम्पायर है और हमेशा 17 की ही रहेगी, तो क्या फ़ायदा है बर्थडे सेलिब्रेट करने का। जिससे उसका मूड फ्रेश करने के लिए एलिना को एक आइडिया आता है और वो मैट, बानी और कैरोलाइन के साथ एक सेमेट्री में पहुंचती है। वहां जाकर एलिना उससे कहती है कि अगर उसकी एज नहीं बढ़ सकती और हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो क्यों ना हम उसका फ्यूनरल सेलिब्रेट करें और इसके बाद से अब वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेगी। ये सुनकर उसका मूड थोड़ा फ्रेश होता है और वो सभी पार्टी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर क्लॉस ने टाइलर को बुलाया होता है और टाइलर को बुलाकर वो उससे कहता है कि वो कैरोलाइन को बाइट कर ले, जो सुनकर टाइलर उससे कहता है कि वेयरवुल्फ बाइट से तो कैरोलाइन मारी जाएगी, जिससे जिससे क्लॉस कहता है हाँ, और मैं यही चाहता हूँ। टाइलर उसकी बात मानने से मना कर देता है और कहता है कि पहले से ही वो सायर बॉन्ड की वजह से अपने फ्रेंड से दूर होता जा रहा है और ये करके वो कैरोलाइन को नहीं मारेगा। तभी क्लॉस उससे कहता है कि ये ऑर्डर उसका ट्रस्ट चेक करने के लिए था कि आखिर उसका सायर बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, और क्लॉस कहता है कि उसने ऑर्डर दे दिया है, अब टाइलर उसको फॉलो करता है या नहीं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर एलारिक, एलिना और डेमन बात कर रहे होते हैं और वहीं डेमन बताता है कि इस समय काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है स्टेफन। उसकी ह्यूमैनिटी कभी ऑन होती है तो कभी ऑफ, और वो क्लॉस को मारने के लिए कुछ भी करेगा, जिस वजह से मुझे काफ़ी डर लगता है और मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ये बात सुनकर टीस करते हुए अलारिक उससे कहता है कि तुम्हें कब से लोगों की केयर होने लगी, जिस पर डेमन कहता है कि मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट है और उन लोगों की मैं स्टिल केयर करता हूँ। तब तक वहाँ पर वही डॉक्टर आ जाती है जो कि एलारिक को हॉस्पिटल में मिली थी। वो आकर उससे कहती है कि वो भी फाउंडर्स फैमिली में से एक है और वो सब कुछ जानती है, काउंसिल, वेयरवुल्फ्स और सबके बारे में। वहीं उसी पार्टी में
क्लॉस भी होता है और वो सबको इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी बड़े अमाउंट की डोनेशन देता है। वहीं वो मिस लॉकवुड के साथ में फ्लर्ट करने लगता है। तभी डेमन जाता है और जाकर मिस लॉकवुड से कहता है कि आप जिसके साथ में फ्लर्ट कर रही हैं ये वही आदमी है जिसने टाइलर की लाइफ बर्बाद कर दी उसे एक हाइब्रिड बनाते हुए। वहीं पर क्लॉस खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि मैंने उसकी लाइफ बर्बाद नहीं की बल्कि उसकी लाइफ को सिक्योर किया है, क्योंकि मैंने एक वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का पेन सहन किया है और मैं जानता हूँ कि मैंने टाइलर को बचाकर कितना अच्छा काम किया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर स्टेफन एलिना को ले जाता है उसी ब्रिज पर जहाँ पर उसकी मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। स्टेफन एलिना को वहाँ मारने की कोशिश करता है जिससे एलिना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और एलिना काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई स्टेफन से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम जानते थे कि यहाँ पर क्या हुआ था और उसी ब्रिज पर लाकर तुमने मुझे मारने की कोशिश की। इस इंसिडेंट के बाद में एलिना काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी होती है और वो डर के स्टेफन से दूर हटने लगती है। उसे स्टेफन के ऊपर बिलीव होना बंद हो जाता है। स्टेफन समझाते हुए एलिना से कहता है कि अगर वो ऐसा ना करता तो क्लॉस को नहीं समझा पाता। स्टेफन कहता है कि क्लॉस की सबसे बड़ी कमज़ोरी इस समय एलिना है और इसी वजह से उसने उसको मारने की कोशिश की, जिस पर एलिना गुस्से में आकर उससे कहती है कि क्या अब तुम्हारे लाइफ का सिर्फ एक मोटो रह गया है कि क्लॉस और क्लॉस को मारना? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है? जिस पर स्टेफन उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें उसी दिन खो दिया था जिस दिन मैं क्लॉस के साथ में मिस्टिक फॉल्स छोड़ करके गया था और एक रिपर में कन्वर्ट हो गया था। स्टेफन काफ़ी ज़्यादा डराता है एलिना को और एलिना उससे कहती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे इन सारी बातों से डर कर मैं तुमसे छोड़ दूं और तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए प्यार है मैं उसको ख़त्म कर दूं? और बात यही निकलती है और स्टेफन यही चाहता है कि एलिना इस चीज़ से डर कर स्टेफन से दूर होने लगे। स्टेफन काफ़ी समय बाद अपनी ह्यूमैनिटी ऑन होने के बाद काफ़ी सारे इमोशंस को एक साथ फील कर रहा होता है। उसने क्लॉस के साथ जिन जिन लोगों को मारा था उसे उसके लिए काफ़ी गिल्टी फील हो रहा होता है। एलिना को छोड़ने के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और अपने भाई डेमन को भी उसने धोखा दिया था। इन सारी चीज़ों को लेकर स्टेफन इस समय काफ़ी ज़्यादा इमोशन से घिरा हुआ था और वो परेशान था। स्टेफन काफ़ी ज़्यादा एंगर दिखाता है एलिना की तरफ और जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर एलिना वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जहाँ पर मैट शेरिफ कैरोलाइन के साथ में होते हैं और कैरोलाइन काफ़ी ज़्यादा पेन में होती है टाइलर के वेयरवुल्फ बाइट की वजह से। तभी वहाँ पर क्लॉस आ जाता है और क्लॉस को देखती ही मैट उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, जिस पर क्लॉस कहता है कि वो कैरोलाइन की हेल्प करने आया है। मैट ये बात सुनकर उससे कहता है कि पहले तुमने ही टाइलर को कैरोलाइन को बाइट करने को बोला और अब तुम उसकी हेल्प करने का नाटक कर रहे हो। तभी शेरिफ भी वहाँ आ जाती है और वो क्लॉस से कहती है कि यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए, जिस पर क्लॉस कहता है कि उसके पास ही वेयरवुल्फ बाइट का क्योर है और वो सिर्फ कैरोलाइन की हेल्प करना चाहता है और वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। शेरिफ को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसको इनवाइट कर लेती है अपने घर में। क्लॉस अंदर आता है और कैरोलाइन जैसे ही क्लॉस को देखती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि क्लॉस उसे मारने आया है। क्लॉस उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ जो मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ही मार दूंगा? जिस पर वो कहती है कि तुमने टाइलर को कंपेल करके उससे मुझे बाइट करने के लिए बोला, इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है? क्लॉस कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप्स के बीच में फाइट में फंस गई और जिस वजह से तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। कैरोलाइन कहती है कि वैम्पायर बनने के बाद में उसके लिए बर्थडेज के कोई मायने नहीं है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने साल की और उसका बर्थडे है। क्रॉस कैरोलाइन से कहता है कि एक वैम्पायर बनने के बाद में हमारी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि हमें वो टाइम मिलता है जो हम एक ह्यूमन बनकर एक मॉर्टल बनकर नहीं निकाल सकते हैं। क्लॉस कहता है कि इमॉर्टल बनकर हमारी नई लाइफ स्टार्ट होती है, हमारे पास अनलिमिटेड बर्थडेज होते हैं और पूरी दुनिया घूमने का मौका होता है। ये बात सुनकर वो कैरोलाइन से लास्ट में कहता है कि अब ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम जिंदा रहना चाहती हो या मरना चाहती हो। जिस पर डरते हुए कैरोलाइन उससे कहती है कि वो मरना नहीं चाहती है और यह सुनकर क्लॉस कहता है गुड डिसीजन। इतना बोलकर क्लॉस कैरोलाइन को अपना ब्लड पिला देता है और उसे बर्थडे विश करके वहाँ से चला जाता है और पहली बार हमें क्लॉस का एक सॉफ्ट साइड देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेमन जाकर उस ब्रिज से एलिना को पिकअप कर लेता है। डेमन वहाँ जा करके स्टेफन को डिफेंड भी करता है और कहता है कि मुझे ये बात माननी पड़ेगी, क्लॉस हमें हमेशा से डरा धमका कर अपनी बातों पर नचाता था, लेकिन आज डेमन ने उसे उसके ही खेल में मात दे दी और उसे सबक सिखा दिया। एलिना को ये बात अच्छी नहीं लगती। तभी डेमन से बात करते करते उन दोनों के बीच एक इंटेंस मूवमेंट क्रिएट होने लगता है, जिस पर एलिना उससे कहती है कि शायद से हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं। डेमन कहता है कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन हाँ शायद से ये टाइम सही नहीं। तभी वहाँ पर
मैट को बुलाती है एलिना और उससे कहती है कि मुझे याद है इसी ब्रिज पे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब वो कोई और लड़की थी और वो उस समय चली गई थी और अब मैं हूँ। वो कहती है कि तुमने लास्ट रात में वो बात सही बोली थी। हम सभी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टफ्ड हो चुके हैं और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टफ्ड हो चुकी हूँ। वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट डे जेरेमी को एलिना और बानी गुड बाय कहते हैं और जेरेमी डेनवर के लिए निकल जाता है। वहीं कैरोलाइन भी सुबह उठती है और देखती है वो हील हो चुकी है और वहाँ पर वो देखती है जहाँ क्लॉस उसके लिए बर्थडे गिफ्ट में एक काफ़ी अच्छा सा ब्रेसलेट छोड़ के गया था। वहीं दूसरी तरफ मैट एलिना को शांत करते हुए उससे कहता है कि उसने एलिना का वो साइड देखा है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वो एलिना से कहता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद में भी अब टाउन में सब कुछ चेंज हो चुका है और फिर भी एलिना ने इतने सारे चेंजेस में भी खुद को स्ट्रांग रखा और वो इन सबको ओवरकम कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर मिस्टिक ग्रिल्स में किसी की डेथ हो चुकी है और वो एक मेडिकल एग्जामिनर था। शेरिफ वहाँ पहुँचती है और वो वहाँ जाकर देखती है कि उस मेडिकल एग्जामिनर की ऐसे मौत की गई है जिस तरीके से किसी वैम्पायर को मारते हैं। वहाँ मिस लॉकवुड भी होती है और वो मिस लॉकवुड से कहती है कि ये एक मेडिकल स्टूडेंट था, ना कि कोई वैम्पायर। फिर भी इसे किसी ने एक वैम्पायर की तरह से मारा है। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 11 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।